हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इन टोटल 6 राइट्स प्रोवाइड करता है जो कि प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। इस वीडियो में मैं इन 6 में से लास्ट राइट विच इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल भी बोला जाता है, इसे कवर करूंगा। नाउ मान लो आपके स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या सरकारी दफ्तर में किसी ने आपको अनफेयरली ट्रीट किया हो, जैसे कि सपोज पुलिस ने बिना वजह आपको पकड़ लिया, या स्कूल में बिना रीज़न आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया, या फिर सपोज आपके अगेंस्ट आपके आसपास के लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने लगे, तो फिर आप क्या करोगे? अब ये सब एक्ट्स के थ्रू सीधा सीधा जो फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी या फिर राइट टू फ्रीडम, उनका वायलेशन है। लेकिन अगर आपके राइट्स इस तरह से वायलेट किए जाते हैं तो फिर आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है कि आप कोशिश करोगे इन वायलेट हुए राइट्स को वापस से रिस्टोर करवाने की। लेकिन ये जो राइट्स का वायलेशन हुआ है, इन राइट्स को वापस रिस्टोर कराने के लिए आप क्या कर सकते हो? जैसे कि पुलिस ने आपको बिना किसी रीजन के अरेस्ट किया, यानी कि आपका राइट टू फ्रीडम का वायलेशन हुआ, तो आप क्या करोगे? क्या आप सिर्फ कंप्लेन करोगे, या आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो जिससे तुरंत आपका राइट वापस मिले, यानी कि पुलिस आपको तुरंत फ्री कर दे? इस सवाल का जवाब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया आर्टिकल 32, जो कि है हमारे फंडामेंटल राइट्स में से 6th और आखिरी राइट विच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके राइट का प्रोटेक्टर और गार्डियन है, यानी कि जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तब इस राइट के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो अपने वायलेट हुए राइट को वापस रिस्टोर करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट आपके इस केस को देखेगा, और अगर कोर्ट कन्विंस होता है कि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो फिर कोर्ट अपनी जजमेंट में कुछ ऐसे ऑर्डर्स या डिसीजंस दे सकता है जिससे आपके वायलेट हुए राइट्स वापस से रिस्टोर हो जाए। जैसे कि आपको अगर सपोज पुलिस एक बहुत ही अनफेयर मैनर में अरेस्ट करती है और आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट आपके केस को देखेगा और ये कहेगा कि आपके राइट टू फ्रीडम का वायलेशन हुआ है, और इसके बाद कोर्ट पुलिस को ऑर्डर दे सकता है आपको रिलीज करने के लिए, जिससे आपका राइट टू फ्रीडम दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। सो ये होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही सेंट्रल और इम्पोर्टेंट फीचर। और ये टाइटल इस राइट को दिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। लेकिन इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? वेल, इसका रीजन ये है कि सिर्फ लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू राइट्स देना ही काफी नहीं है। अगर हम कोई ऐसा सिस्टम या मैकेनिज्म नहीं लेकर आते जिससे इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके या फिर इन राइट्स के वायलेशन को रोका जा सके, तभी ये राइट्स देने का सेंस बनता है। नहीं तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से लोगों को राइट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन लोगों के इन राइट्स का गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यूअस वायलेशन हो रहा है और लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो फिर लोगों के पास ये राइट्स होना या ना होना एक ही बात है। सिर्फ राइट्स प्रोवाइड करना इज नॉट इनफ। राइट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ ऐसा सिस्टम या मैकेनिज्म चाहिए जिसके थ्रू इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, और अगर इन राइट्स का वायलेशन होता है तो फिर इन राइट्स को वापस से रिस्टोर किया जा सके। और ये जो सिस्टम या मैकेनिज्म है ये हमें मिलता है थ्रू आर्टिकल 32, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। और इस रीजन की वजह से आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। अब देखते हैं इस राइट से रिलेटेड थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ब्रिटिश राज के टाइम पर जो लॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की गवर्नेंस के लिए बनाए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब चाहे इन लॉज को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकती थी। पुलिस किसी को भी जेल में डाल सकती थी बिना प्रूफ या वारंट के। पब्लिक मीटिंग्स, प्रोटेस्ट या फिर न्यूज़पेपर्स को भी तुरंत बैन किया जा सकता था। और जहां तक जस्टिस की बात है तो कोर्ट्स का दरवाजा आम आदमी के लिए लगभग बंद होता था। यानी कि इंडिया के सिटीजन्स के जो बेसिक नेचुरल राइट्स थे जो कि हर इंसान को मिलने चाहिए, उनका फ्रीक्वेंटली वायलेशन किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब इस कंटेक्स्ट में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के जो ओरिजिनल लीडर्स थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर एक्सेट्रा, ये सब ब्रिटिश से पॉलिटिकल फ्रीडम तो चाहते ही थे, लेकिन साथ ही में इन सबको पता था कि पॉलिटिकल फ्रीडम तभी मीनिंगफुल होगी जब कॉन्स्टिट्यूशन खुद सिटीजन्स को एम्पावर करे कि सिटीजन्स अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सके इन केस गवर्नमेंट इन राइट्स को वायलेट करती है। यानी कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये रियलाइजेशन थी कि सिटीजन्स को सिर्फ राइट्स देना ही इनफ नहीं है, बल्कि सिटीजन्स को एक सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके थ्रू सिटीजन्स अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सके। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब फंडामेंटल राइट्स के साथ एक इफेक्टिव रेमेडी का सिस्टम भी जरूरी माना गया, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिससे सिटीजन्स को अपने राइट्स की वायलेशन के लिए एक इफेक्टिव रेमेडी मिल सके। और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में
सभी फंडामेंटल राइट्स के साथ एक और राइट ऐड किया गया, जो कि था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके थ्रू हमारे देश का सिटीजन अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को, जो कि हमारे देश का हाईएस्ट कोर्ट है, उसको जाके अपील कर सकता है अपने राइट्स को रिस्टोर करवाने के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर का यह मानना था कि सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट अप्रोच एक तरह से सिटीजन की एम्पावरमेंट है, क्योंकि आम आदमी के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद नहीं है। कोई भी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने राइट्स को गवर्नमेंट के लॉज और पॉलिसी से प्रोटेक्ट करवा सकता है। और तो और सिटीजन्स आर्टिकल 32 के थ्रू अपने राइट्स की वायलेशन पर सुप्रीम कोर्ट में तो जा ही सकते हैं, लेकिन साथ ही में सिटीजन्स के पास आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट्स में अपील करने का भी ऑप्शन है। सो ये था हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आर्टिकल 32 का। अब हम आर्टिकल 32 को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 32 डायरेक्टली आपको सुप्रीम कोर्ट तक एक्सेस देता है अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, यानी कि अगर आपको लगता है कि पुलिस, सरकारी बॉडी या फिर कोई और अथॉरिटी चाहे कितनी भी पावरफुल हो, उसने आपके राइट्स तोड़े हैं, तो आप डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर और गार्डियन यानी कि सुप्रीम कोर्ट की मदद ले सकते हो अपने राइट्स को रिस्टोर करवाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट इन राइट्स को रिस्टोर कैसे करता है? सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि आपके राइट्स एक अनफेयर मैनर में वायलेट किए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ डायरेक्शंस या फिर रिट्स पास कर सकता है उन राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। ये जो डायरेक्शंस और रिट्स होती हैं, ये बाइंडिंग इन नेचर होती हैं, और जिस अथॉरिटी या पर्सन के लिए ये डायरेक्शन या रिट्स पास करी गई है, उसे इन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। और अगर इन्हें फॉलो नहीं किया जाता तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जा सकता है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से उस अथॉरिटी या इंडिविजुअल को अप्रोप्रिएट पनिशमेंट दी जा सकती है। लेकिन रिट्स एग्जैक्टली होता क्या है? रिट्स एक स्पेशल तरह का ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल, डिपार्टमेंट या कोर्ट को इश्यू कर सकता है। जैसे कि कोर्ट एक रिट पास कर सकता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये ऑर्डर्स दिए गए हैं किसी इंडिविजुअल की पेंशन रिलीज करने के लिए, या फिर कोर्ट एक रिट पास कर सकता है जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट के पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर्स दिए गए हैं एक पर्सन को जिसे अनफेयर मैनर में अरेस्ट किया गया है, उसे छोड़ने के लिए। आम लैंग्वेज में देखें तो रिट वो कोर्ट का ऑर्डर है जो किसी भी सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करता है और सरकार, पुलिस या फिर कोर्ट को सही काम करने या फिर इलीगल काम रोकने के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अब ये जो रिट्स हैं, ये टोटल 5 तरह की हैं। इन रिट्स को एक एक करके देखते हैं। इनमें से पहली रिट है हेबियस कॉर्पस की। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का मीनिंग है इंडिविजुअल को कोर्ट में लाओ, यानी जब पुलिस बिना रीजन किसी को अरेस्ट कर लेती है तो किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और कोर्ट उस पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर कर सकता है कि उस अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट के सामने लेकर आओ, और साथ ही में ये भी बताओ कि इसे अरेस्ट क्यों किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिहार के एक गाँव में पुलिस ने एक आदमी को बिना किसी चार्ज के जेल में डाल दिया। अब उसकी बेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी कि मेरे पिता को गलत तरीके से जेल में बंद किया गया है, यानी कि मेरे पिता का राइट टू फ्रीडम का पुलिस के द्वारा वायलेशन किया गया है। कोर्ट ने उस पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करी, यानी कि पुलिस को ऑर्डर किया कि उस आदमी को कोर्ट में लेकर आओ। पुलिस को ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ा और उस आदमी को कोर्ट में लाया गया और उसके केस को कोर्ट ने देखा, और जब कोर्ट ने ये रियलाइज किया कि इसको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, तब कोर्ट ने इसे रिलीज करने के ऑर्डर्स दिए। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हेबियस कॉर्पस के रिट को इशू करके इस आदमी का राइट टू फ्रीडम दोबारा से रिस्टोर किया गया, जिसको पुलिस ने वायलेट किया था। अब नेक्स्ट रिट है मैंडामस की। मैंडामस का डायरेक्ट मतलब है अपना काम करो। जब कोई सरकारी ऑफिसर या अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, तब कोर्ट मैंडामस की रिट इशू करके उसे फोर्स कर सकता है कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे। मैंडामस का एग्जाम्पल देखें तो सपोज कल्पना एक रिटायर्ड टीचर है जिसे 4 साल से बिना किसी जेन्युइन रीजन के पेंशन नहीं मिली, जो कि उसका राइट है। अब कल्पना अपने राइट्स के वायलेशन पर कोर्ट को अप्रोच करती है। कोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को, जिसके पास पेंशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अगेंस्ट मैंडामस की रिट इशू करता है, जिसमें इस डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया जाता है कि कल्पना को उसकी पेंशन राइटफुली दी जाए, और इस डिपार्टमेंट को कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़े, और विद इन अ फ्यू डेज कल्पना को उसकी पेंशन मिल गई। अब नेक्स्ट रिट है प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन के थ्रू कोर्ट किसी लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को रोक सकता है एक ऐसे केस पर काम करने से जिसके रिगार्डिंग उस कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के पास नेसेसरी पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली के एक कंज्यूमर कोर्ट ने एक एक्सीडेंटल डेथ का क्रिमिनल केस सुनना शुरू किया, जो उस कंज्यूमर कोर्ट की पावर और ज्यूरिसडिक्शन के बाहर आता है, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट्स कंज्यूमर से रिलेटेड केसेस में ही जजमेंट दे सकते हैं, और एक्सीडेंटल डेथ्स के केसेस क्रिमिनल कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन के अंडर नहीं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन की रिट का यूज करके
इस कंज्यूमर कोर्ट को इस केस को लेने से रोक सकता है और ये ऑर्डर्स दे सकता है कि क्रिमिनल मैटर्स क्रिमिनल कोर्ट्स ही सुनेंगे। नेक्स्ट रिट है सर्टियोरारी। सर्टियोरारी की रिट के थ्रू कोर्ट एक ट्रिब्यूनल या लोअर कोर्ट के गलत, इलीगल या फिर अनफेयर डिसीजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। इसका एग्जांपल देखो तो सपोज एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने एक टीचर को बिना सुनवाई के जॉब से निकाल दिया, जो कि इस ट्रिब्यूनल का एक अनफेयर ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्टियोरारी की रिट को इशू करके ट्रिब्यूनल के इस ऑर्डर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और टीचर को वापस जॉब पर रखने का ऑर्डर दिया। अब लास्ट रिट है क्वो वारंटो। इस रिट के थ्रू जब कोई आदमी, जैसे कि कॉलेज का कोई वाइस चांसलर, पॉलिटिकल फेवर या फिर गलत तरीके से अपॉइंट हो जाता है, तो कोर्ट इस मैटर में इन्वेस्टिगेट कर सकता है और अगर अपॉइंटमेंट गलत निकलती है तो कोर्ट के थ्रू क्वो वारंटो की रिट से पोजीशन छोड़ने का ऑर्डर दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से अनफेयर इलेक्शन करवा के सिटी मेयर की पोस्ट मिल गई, सो कोर्ट ने क्वो वारंटो की रिट से उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी और नए मेयर का सिलेक्शन फेयर प्रोसेस से हुआ। सो ये है क्वो वारंटो की रिट और ये थी सभी रिट्स जो कि आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। इन सब रिट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 226 के अंडर अप्रोच किया जा सकता है। हाँ, देयर इज वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस हियर, विच इज दैट सुप्रीम कोर्ट रिट्स का यूज कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केसेस में, लेकिन दूसरी तरफ हाई कोर्ट्स रिट्स का यूज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केसेस में और साथ ही में लीगल राइट्स के वायलेशन के केसेस में भी। सो जहां तक रिट्स की यूटिलाइजेशन की बात है, तो इस केस में हाई कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, क्योंकि हाई कोर्ट्स फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स के वायलेशन में रिट्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में ही रिट्स का यूज कर सकता है एंड नॉट इन केस ऑफ लीगल राइट्स। ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये रिट्स हर तरीके के गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, लोकल बॉडी एक्सेट्रा के अगेंस्ट यूज किए जा सकते हैं। ये रिट्स प्राइवेट अथॉरिटी या फिर इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल नहीं होते। हाँ, अगर कोई प्राइवेट अथॉरिटी या फिर इंडिविजुअल कोई पब्लिक फंक्शन या फिर गवर्नमेंट का फंक्शन करता है, तब ये रिट्स उस पर लागू किए जा सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन से डील करता है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32, और इसको हम समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में प्रेजेंट है जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश की जुडिशरी पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी लॉ या फिर सेंट्रल या स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की किसी भी पॉलिसी या फिर एक्शन को स्क्रूटिनाइज या फिर टेस्ट कर सकता है कि कहीं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा। अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा लॉ या फिर पॉलिसी या फिर एक्शन होता है जो कि किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो फिर जुडिशरी उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। सो अगर हम इन दोनों आर्टिकल्स, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 को साथ में देखें, तो सपोज पार्लियामेंट एक लॉ लेकर आती है जिससे प्रेस पर स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगती है बिना किसी फेयर रीजन के, और ये राइट टू फ्रीडम के अंडर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है, तो आप आर्टिकल 32 की हेल्प से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो और ये अपील कर सकते हो कि इस नए लॉ के थ्रू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका वायलेशन हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को आर्टिकल 13 में दिए गए जुडिशियल रिव्यू की मदद से टेस्ट कर सकती है कि क्या सही में इस लॉ की वजह से राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हुआ है, और अगर कोर्ट कन्विंस होता है कि सच में इस लॉ की वजह से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो कोर्ट को आर्टिकल 32 में दी गई कोई रिट पास करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट सीधा सीधा आर्टिकल 13 की हेल्प से इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, और नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के बाद ये लॉ नॉन एग्जिस्टेंट बन जाता है। सो आर्टिकल 13 में दिए गए जुडिशियल रिव्यू, जिससे एक लॉ या फिर पॉलिसी या फिर एक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का टेस्ट किया जा सकता है और साथ में उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, इस केस में वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है और साथ ही में आर्टिकल 32 में दी गई रेमेडीज, जिससे कोई भी इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, और जिसके थ्रू कोर्ट राइट्स को रिस्टोर करने के लिए रिट्स पास कर सकता है। ये दोनों राइट्स मिलकर कोर्ट को एम्पावर करते हैं फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट के किसी भी लॉ या फिर पॉलिसी या फिर एक्शन से प्रोटेक्ट करने में। आज की डेट में आर्टिकल 32 सिंपल पेपर पर लिखा हुआ रूल नहीं है, बल्कि लिविंग रियलिटी है। ये हर सिटीजन को एक इनविजिबल शील्ड देता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर एक्टिविस्ट हो या फिर कोई भी आम आदमी जो सिस्टम से जस्टिस चाहता हो। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को रियल बनाते हैं और हम जैसे सिटीजन्स को सुप्रीम कोर्ट और पूरे लीगल सिस्टम का फुल सपोर्ट मिलता है।
सो ये था टॉपिक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का या फिर आर्टिकल 32 का। आई होप यू लाइक द वीडियो, फॉलो फॉर मोर।